नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे पहलगांव में जो आतंकी अटैक हुआ है उसको लेकर पूरे देश में जो मातम और आक्रोश है उसकी। रायपुर हो या मध्य प्रदेश का इंदौर या अलीराजपुर, हर जगह से आज दिल को दुखाने वाली तस्वीरें सामने आई जब पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अंतिम विदाई दी गई। पूरे देश में न सिर्फ गम की फिजा है बल्कि आक्रोश की आग भी है। एक तरफ पीएम मोदी ने कल्पना से भी ज्यादा कड़ी सजा देने की बात कह दी है, तो दूसरी तरफ चाहे वो आम नेता हों, आम नागरिक हों या फिर धर्मगुरु, सभी ये मांग कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब हमें जागना होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि अब हिंदुओं के घर में शास्त्र हो या ना हो, शस्त्र रखना होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि अब कलयुग के शंकर यानी अमित शाह को तांडव भी करना ही होगा क्योंकि अब वक्त आ गया है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि क्या हिंदुओं को हिंदुस्तान में ही एक एक कर चुन चुन कर मारा जाएगा। पहले बांग्लादेश में, उससे पहले कश्मीर में हुआ और अब पहलगांव में एक बार फिर हिंदुओं को हिंदू होने के लिए जान से कत्ल कर दिया जाएगा, वो भी हिंदुस्तान में, और यह कब तक होता रहेगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आज पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहला जो सार्वजनिक भाषण दिया उसमें इन हमलों के दोषियों को लेकर बड़ी कड़ी शब्दों में कहा है कि हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, कल्पना से भी परे सजा उन्हें मिलने वाली है। क्या कहा है पीएम मोदी ने, क्या संदेश दिया है पूरी दुनिया को आतंकवाद को लेकर, सुनिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. और ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएम मोदी आक्रोशित हैं, नाराज हैं, स्तब्ध हैं, दुखी हैं। धर्मगुरुओं ने भी खुले मन से कहा है कि अब वक्त आ गया है जब आर पार होनी चाहिए। चाहे वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हों या प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, क्या कह रहे हैं दोनों, सुनिए। कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं
और हिंदू के नाम पर तलक बनकर बैठे हैं, ले जाओ उनको और काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो। सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है उसकी। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह की घटना घटी है वो सामान्य घटना नहीं है। पहली बात जो है वो ये है, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता समय समय पर कहते रहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस घटना ने ये प्रमाणित कर दिया है। नेतागण बोलने से पहले अब सोचिए, घटना ने प्रमाणित कर दिया कि ये धर्म होता है आतंकवाद का। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने, हमारे सवाल ये रहे, देखिए, पहलगांव हमले पर पूरे देश में मातम, मोदी बोले लेकर रहेंगे इंतकाम। पंडित प्रदीप मिश्रा ने शास्त्र से ज्यादा जरूरी शस्त्र बताए, बोले विपक्ष के सांसदों पर भी सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने झीरम घाटी से की पहलगांव की तुलना, बोले नाम पूछ पूछ कर गोलियों से भूना। आतंकी साजिश से दहला पहलगाम, हिंदुस्तान कब लेगा इंतकाम। सबसे बड़ा सवाल अब यही पूछा जा रहा है कि आखिर हिंदुस्तान इंतकाम कब लेगा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित तावड़े जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और अजय धवले जी प्रवक्ता बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं अजय धवले जी आपके पास आता हूं। अजय जी, देखिए, पीएम मोदी ने कहा है कि हम कल्पना से भी परे जाकर के जो इंतकाम होगा वो लेंगे, और पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया। बिहार में आम लोगों के बीच में वो थे जरूर, लेकिन दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में पूरी की पूरी बातों को रिपीट किया, ताकि पूरी दुनिया को मैसेज जाए कि हम आतंकवाद को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अब हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या कश्मीर, अगर हिंदू होने की वजह से मारा जा रहा है, तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी तो बीजेपी सरकार की है, एक्सटर्नल की भी केंद्र सरकार की है। ऐसे में फिर कब तक आखिर हमें सहना होगा? देखिए अभिलाष जी, चिंता भी है और दुख भी है और पीड़ा भी है। निश्चित रूप से आज आप जिस पीड़ा से जा रहे हैं, हम सभी भी उस पीड़ा से जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज का जो मैसेज था वो वेरी लाउड और क्लियर था। उन्होंने कहा कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट, देयर हैंडलर्स एंड देयर बैकर्स। प्रधानमंत्री जी की मंशा बड़ी स्पष्ट है अभिलाष जी। इस बार हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि इतिहास भी अपने आप को याद रखेगा कि भारतीयों के टॉलरेंस से यदि किसी ने छेड़छाड़ की, ये भारतीय वो हैं जो शस्त्र भी उठाना जानते हैं। हमारी सहिष्णुता का, हमारी सहनशीलता का जिन लोगों ने फायदा उठाने का काम किया, जिन लोगों को लगता था कि भारतीय कभी रिटेलिएट नहीं करते, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई। उस बैठक के बाद में इतिहास में भारत और पाकिस्तान की अब तक के 4 लड़ाइयां हुई, 48 हुई, 65 हुई, 71 हुई, 99 हुई। किसी भी युद्ध के बाद हमने इतना डिप्लोमेटिक सैंक्शन, इतना डिप्लोमेटिक रिटेलिएट नहीं किया था जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने किया। ये एक उसकी बानगी मात्रा है। समूचे विश्व ने भारत के इस डिप्लोमेटिक सैंक्शन का स्वागत भी किया है, और आप देखेंगे जब जब टेररिज्म से लड़ने की बात आएगी, समूचा विश्व मानवीयता के साथ में खड़ा रहेगा। रूप से भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी अधिक है, और हम इस बात के लिए, ये हमारा दायित्व भी है, देश की आंतरिक सुरक्षा भी रहे और बाह्य सुरक्षा भी मेंटेन करना है। लेकिन इस देश के उन जयचंदों को, कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ में कहा, रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, गृह मंत्री जी इस बात के लिए चिंतित हैं। हमारे देश के वो लोग कौन हैं जो इन ट्रेटर्स को, इन घुसपैठियों को, इन दुर्दांत आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनके आश्रय पे ये भारत में घुसते हैं और इस प्रकार की दुखद घटना को अंजाम देके निकल जाते हैं। पीड़ा बहुत है, संवेदनाओं का उत्तर मिलेगा की जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही है, लेकिन आज जिस प्रकार की सर्वदलीय बैठक में कंसेंसस बनाने का प्रयास हुआ है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की, मिथिला की उस धरती से संदेश दिया है
मिथिला की धरती हमेशा से बुद्ध की धरती लगी है, लेकिन उस बुद्ध की धरती ने भी यह संदेश दिया है कि जब जब आपके ऊपर असहनीय पीड़ा है, अत्याचार हो, उसका जवाब देने की आवश्यकता है। वो बुद्ध की धरती से आज प्रधानमंत्री जी ने विश्व को भी संदेश दिया है कि अब भारत ठीक है, अपने इस इंतकाम का बदला जरूर लेगा। ठीक है, मैं आ जाता हूं अमित जी आपके पास। अमित जी देखिए, बहुत ही दुखद ये घटना हुई है। इंटरनल सिक्योरिटीज जो थी, हमारी इंटेलिजेंस थी, ये उसकी भी चूक मानी जा सकती है, उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन अभी जो स्टेप्स केंद्र सरकार ले रही है, क्या विपक्ष उसको लेकर संतुष्ट है? आपको लगता है कि नहीं और कड़े फैसले होने चाहिए? क्योंकि देश में आकर के देश के लोगों को मार देना, हिंदू हैं ये कह करके मार देना, ये तो बहुत दुखद हो गया है। अब तो मतलब इससे ना सिर्फ अलगाव बहुत बढ़ जाएगा, इससे विश्वास एक दूसरे के प्रति कम हो जाएगा, बल्कि इससे हिंदुस्तान की जो सुरक्षा है, जो आत्मबल है, उस पर भी बहुत बड़ा धक्का लगा है इसे देखकर। देखिए, निश्चित तौर पर अभिलाष जी, जो घटना हुई है मन द्रवित है हर हिंदुस्तानी का। जिस तरीके से निर्मम हत्याएं की गई हैं, ये उन लोगों की, उनके परिवार के साथ घटना नहीं है, ये पूरे की पूरे भारत के लोकतंत्र पर 140 करोड़ लोगों को ये सीधा संदेश है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और कांग्रेस पार्टी, जिस 22 तारीख को ही हमने एक मांग करी थी सर्वदलीय बैठक की, और सरकार जो भी कोई एक्शन ले, विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ है, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है, देश सबसे ऊपर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज भी प्रधानमंत्री जी की सिर्फ वाहवाही चल रही है। भाई, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब अमित शाह जी वहाँ पहुँचते हैं तो 10,000 जवान उनकी सुरक्षा में पहुँच जाते हैं, लेकिन वही पहलगांव, वही जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, जहाँ पर इतने सारे लोग थे, वहाँ पर एक भी कोई पुलिस वाला डंडा लेके तक मौजूद क्यों नहीं था? जबकि हमने पहले देखा है कि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या भी और भी कोई राष्ट्राध्यक्ष देश में आते हैं तो इंटेलिजेंस सिस्टम आपका सक्रिय होता है, और जिसमें कि जम्मू कश्मीर का एरिया तो पहले से ही हम सभी लोग जानते हैं। तो ये गृह मंत्रालय की जो ये चूक है, ऐसा नहीं है कोई पहली बार ही हुई हो। इससे पहले जब पुलवामा का अटैक हुआ था, उसमें भी हम सब यही बात कर रहे थे। बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था आपके चैनल पे, और मैं याद कर रहा था कि जब कांग्रेस की सरकार के समय ऐसा हमला हुआ था तो यही प्रधानमंत्री जी थे, बस स्टेज बदल गया था, उनका पद बदल गया था। वो पानी पी पी कर ये पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि ये एक मजबूर प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बीएसएफ भी आपके अंडर में है, सीआरपीएफ भी आपके अंडर में है, घुसपैठी कैसे अंदर आ सकते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपका इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, टेलीफोन सिस्टम होता है, आप किसी की भी बात सुन सकते हैं। ये यूट्यूब पर उनका नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आज भी मौजूद है, जिसमें वो सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की बता रहे थे। तो ये बात हो गई कि इस मामले में इस तरह के कि अब जो बात वो कर रहे हैं, तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी जिम्मेदारी लेने तैयार हैं। इस देश में हमने इससे पहले भी देखा है, जब शिवराज पाटिल जी का इस्तीफा हुआ था नैतिकता के आधार पे, जी। आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, कोई इस्तीफा देने तैयार नहीं है, कोई इस्तीफा खुद से देने तैयार नहीं है, ना कोई मांगने तैयार है। हमारा कहना यह है कि सरकार को, जी ठीक है, मैं विजय शुक्ला जी के पास आता हूँ। विजय जी देखिए, अब हम क्या करेंगे ये तो वक्त तय होगा, सरकार तय करेगी और उसके बाद कार्रवाई होगी, लेकिन ये चूक बार बार हो रही है, और पुलवामा हो या ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर के ये बात सही है कि कांग्रेस के ज़माने में गृह मंत्री से लेकर के तमाम लोगों के इस्तीफे की मांग पुरजोर तरीके से होती थी। अभी ये नहीं हो रहा है। ये अपनी सरकार पर लोगों का भरोसा है या अब वो नैतिकता वाली चीज़ें, हमको वक्त बदल गया है, हमको उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चूक हो गई, तमाम इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बाद भी वहाँ पर लोग आते हैं, इतने लोगों को मारते हैं और निकल जाते हैं। ये न सिर्फ लोगों का नुकसान हो गया, बल्कि जो
कहते हैं ना कि फोर्सेस पर जो इतने सालों में भरोसा जमा था कश्मीर के अंदर लोगों का और सरकार के ऊपर, उसको भी एक बड़ा आघात हुआ है इससे। देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण से आप आज प्रधानमंत्री का भाषण ये अपने आप में संपूर्ण रूप से दुनिया को ये बताने के लिए पर्याप्त संदेश है कि जो कायराना हमला किया गया है निर्दोष लोगों पर, उसके विरुद्ध उसका जवाब सरकार देगी। और एंड ऑफ द अर्थ यानी धरती के कोने में, यानी धरती के किसी कोने में भी अगर वो छुपे होंगे तो उन्हें ढूंढा जाएगा और उन्हें उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री का ये भाषण केवल भाषण नहीं है, इसके पहले आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो पुलवामा का जवाब भी किस तरह से दिया गया था ये भी दुनिया के सामने है कि भारत के आस्था पर जब जब कुठाराघात या कोई शत्रु कभी हमला करता है तो उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो आप आज के विषय में, अगर हम इस घटना के विषय में अगर हम आज चर्चा करने बैठे हैं तो इस चर्चा का विषय यह नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये इस्तीफा दें कि वो इस्तीफा दें। पहले तो भारत सरकार के उस निर्णय पर भारत सरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने बयान को दिया है दुनिया को संदेश, और उन्हें संदेश जिन्होंने ये कृत्य किया है, ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने की जो बात की जा रही है हमें देखना होगा। और ये बात यकीन के साथ आप जान लीजिए कि सरकार के द्वारा इस घटना का जवाब 10 गुना ताकत से दिया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, जैसा कि पूर्व में दिया गया था। तो इस्तीफे की बात जहां तक सवाल है, इस्तीफे मांगने का प्रश्न नहीं है, यह भारत के साथ संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ खड़े होकर के और यह चिंतन करने का समय है कि लगातार आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है इसे आप धर्म को जबरन जोड़ा जा रहा है, धर्म को जबरन घसीटा जा रहा है। आप देखिए कि जिस महिला का सुहाग उसके सामने उजाड़ दिया गया, वो महिला खुद कह रही हैं कि किस तरह से धर्म पूछ करके और मेरे पति को गोली मारी गई। एक बच्चा भी ये बात कह रहा है। तो अब आप इस बात को लेकर के इस पे अगर राजनीति होगी, मुझे लग रहा है भारत की जनता को अपनी आंख खोलने का ये समय है। वो भारत की जनता अपनी आंखें खोले, जागे और ये सियासी जो रंग इसको देने की कोशिश कर रही है, इसको हटाए और राष्ट्र के साथ और सरकार के इस निर्णय के साथ विपक्ष ने भी कहा है कि हम साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल हमें यही देखना होगा इसका जवाब सरकार किस तरह से देती है। ठीक है, अजय जी आपके पास आता हूं। अजय जी, ये तो हो गई सरकार की कार्रवाई और हमारे सेना की तरफ से दिए जाने वाले जवाब को लेकर बात, पर हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो आप प्रदीप मिश्रा जी को सुनिए, वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में हिंदू कौन है पूछ करके घरों से निकाल कर मारा जाता है, बच्चियों से रेप किया जाता है। कश्मीर में हिंदू कौन है पूछ करके गोली मार दी जाती है। तो ये स्थितियां अब पूरे देश में हो रही हैं। तो क्या वाकई में हिंदुस्तान के अंदर भी अब हिंदू सुरक्षित नहीं है? बांग्लादेश में नहीं है हम जानते हैं, पाकिस्तान में नहीं है हम जानते हैं, अफगानिस्तान में नहीं है हम जानते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान के अंदर भी अब हिंदू सुरक्षित नहीं है? देखिए अभिलाष जी, हम लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश को एक नैरेटिव दिया था कि ये हमारे जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, इनके टॉलरेंस के साथ में देश के राजनीतिक दल सिर्फ अपनी तुष्टिकरण और गट्ठा वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए बार बार खेल करते, बार बार छलावा करते हैं। हमने देखा है सनातन को HIV डेंगू कह दिया जाता है, फिर हमारे धर्म को गालियां दी जाती है, हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तब आप उस पर आरोप लगा देते हैं। और ये बार बार, ये पहली बार नहीं है। इस वजह से आज कहीं ना कहीं हर किसी को एक ऐसे जो समाज हमेशा से सेक्युलरिज्म के, सिर्फ ये देश का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सेक्युलरिज्म है, लेकिन जिसका नुकसान जिन्होंने उठाया है वो ये भुगतते आया है। आज मूल रूप से जो प्रश्न है कि समाज के जो हमारे धर्म गुरु है, जो चिंतक है, जो मनन करने वाले मनीषी हैं, ये सब इस बात के प्रति आग्रही हैं कि बहुसंख्यकों का इस देश में एक अनन्य स्थान है, वो अभिन्न अंग है। कहीं ना कहीं आपकी ओछी राजनीति में उनको मत लाइए। दूसरी बड़ी बात, ये जो माइनॉरिटी को हमेशा से छल छलावा दिखाया जाता है कि देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार आपका है, हमेशा से आप ही की बातों को सुना जाएगा क्योंकि आप माइनॉरिटी हैं,
तो कहीं ना कहीं जो डरा के रखने वाले लोग हैं, ये उनकी ओछी राजनीति के लिए भी एक तमाचा है कि ये पहलगाम में जिस प्रकार से धर्म पूछकर मारा गया। दूसरा जो प्रश्न मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अमित जी ने कहा था, और मुझे लगता है इसको का उत्तर देना बहुत आवश्यक, उन्होंने कहा था कि शिवराज पाटिल जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। घटना थी 2008 की 26/11 का आतंकी हमला। शिवराज पाटिल जी ने रिजाइन इसलिए किया था, अभिलाष जी आप देश के जाने माने पत्रकार, उस समय भी आप कवर करते थे, देश के मीडिया में और देश के आम जनमानस ने उनकी आलोचना की थी, क्योंकि एक ही दिन में 4 बार मीडिया ब्रीफिंग के लिए वो अपना ड्रेस बदल के आए थे, अपने कपड़े बदल के आए। दूसरी एक महत्वपूर्ण और एक कोट करना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री हुआ करते थे सुशील कुमार शिंदे, यूपीए की सरकार थी, और सुशील कुमार शिंदे जी की उन्होंने बायोग्राफी लिखी, उसमें लिखा है 5 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स में कुमार शिंदे कहते हैं कि देश का गृह मंत्री होते हुए भी मुझे कश्मीर में जाने से डर लगता है, और हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे भी जाके लाल चौक में जाइए, फोटो खिंचाइए, उससे आप लीडर हो ये दिखेगा। आप देखिए देश के इतिहास में ये पहली बार है कोई आतंकी घटना होती है, देश का गृह मंत्री 4 घंटे के भीतर उस कश्मीर में वहां पे पहुंच गए। रीजन क्या है इसका? आप तो वहां के लोगों को ढाढ़स बनाना है, देश की जो आम जनता है उसको ये ढाढ़स बनाना है कि देश में ऐसी सरकार है जो सामने से लड़ेगी, वो सामने से रिटेलिएट करेगी। तो ये पहली बार है कि देश की जनता को सरकार पे विश्वास है, और उन्हें पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, ये बदलाव भी करता है और बदला लेना भी जानता है। ठीक है, मैं वापस आता हूं। अमित तावड़े जी, देखिए, एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव्स को लेकर के कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ी रही है, लेकिन अब जब ये चीजें हो रही हैं और धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है, आप लोग कहते रहे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, अब धर्म पूछकर यहां गोली मारी जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई आतंकवादियों का धर्म होता हो ना होता हो, पर आतंकवाद से मरने वालों का मजहब एक ही है, वो नॉन मुस्लिम है। इंदौर के जिस व्यक्ति को गोली मारी गई वो क्रिश्चियन परिवार से था, उसके सीने पर बंदूक रख करके उसकी पत्नी ने कहा गया कलमा पढ़ो, और पति कुछ कह पाता, इससे पहले पत्नी के मुंह से निकल गया कि हम क्रिश्चियन हैं, हम कैसे कलमा पढ़ दें, तो उसे भी गोली मार दी गई। अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो क्या स्टैंड लेगी, क्योंकि यहां आतंकवादी नॉन मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या इस बात को कहने में भी कांग्रेस को कोई गुरेज है? देखिए, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि कांग्रेस हमेशा इस पूरे भारत के जो 140 करोड़ से ज़्यादा देशवासी हैं उन सब के साथ हैं। अब बात ये हो रही है कि इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, निश्चित तौर पे राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम ये बोलने वाले लोगों को, चाहे मेरे मित्र हों, प्रवक्ता बीजेपी के धवले जी हों, मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार जी हों, इस बात का तो जवाब दें कि वो होटल के सामने खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और कमज़ोर प्रधानमंत्री बता रहे थे, वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री चाहे तो एक भी कोई आतंकी हमला नहीं हो सकता, बीएसएफ आपके अंडर में, सीआईएसएफ आपके अंडर में, कैसे घुस जाते हैं आतंकवादी। उस समय की बात पे भी तो जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात यदि ये है कि अब सवाल पूछने का हक ही यदि ख़त्म हो जाए, देखिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, धवले जी ने कहा कि 4 घंटे के अंदर गृह मंत्री वहां पहुंच गए। अरे 4 घंटे की क्या बात है, वो तो सालों से गृह मंत्री हैं देश के, ये घटना हो कैसे गई? वो बात कर रहे हैं शिवराज पाटिल जी ने 3 जोड़ी कपड़े बदले। अरे भैया, अंबानी के बेटे के कार्यक्रम में वो जंगल में जब गए आपके प्रधानमंत्री, 5 ड्रेसें बदली उन्होंने 2 घंटे के अंदर। फोटोशूट देख लो आप, हमारे प्रधानमंत्री जी तो फोटोशूट के लिए प्रसिद्ध हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि चाहे रेल दुर्घटना रही हो, कांग्रेस के रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, घटनाएं हुई हो तो हमारे गृह मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन आज इतनी भी शर्म नहीं है हमारे देश के राजनेताओं में कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई है, जब आप कहते हो कि हमारा 56 इंच का सीना है, जगह जगह डबल इंजन की सरकारें हैं, पंच से लेकर प्रधानमंत्री एक ही संगठन का है, उसके बावजूद यदि ऐसी घटनाएं हो जाएं, अपने आप को स्वयंभू वैश्विक विश्व गुरु यदि बताते हो उनके समर्थक नरेंद्र मोदी जी को, उसके बाद भी ऐसी घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या विपक्ष की है? ठीक है, जो सरकार, जो लोग, इतने करोड़ों लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तीसरी बार आपकी सरकार बन गई है, हालांकि 400 से बोला था 240 पे आ गए, लेकिन तब भी तीसरी बार आप प्रधानमंत्री हो, तो जिम्मेदारी किसकी होना चाहिए? यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है अपन चारों में पैनल में जो ये बोल दे कि भाई हत्या को हम जायज ठहरा रहे हैं, ऐसी आतंकवादी घटना को हम जायज ठहरा रहे हैं? कौन ऐसा व्यक्ति होगा? लेकिन आप कार्रवाई कब करोगे? बात यह है, और इस तरीके की घटनाएं कब रुकेंगी? ठीक है, विजय जी के पास आ रहा हूं। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक कंक्लूसिव जंग होना बहुत बड़ी चीज है,
और इस तरह के आतंक के फन को हम बार बार कुचलते हैं, नए सपोले आते हैं, फिर डस करके चले जाते हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा और इसका क्या कोई माकूल इंतजाम किया जा सकता है, पुख्ता इंतजाम? क्योंकि हमने उरी के वक्त भी सुना था, हमने बालाकोट के वक्त भी सुना था कि अब हम ऐसा असॉल्ट करेंगे कि दोबारा ये करने से पहले सोचेंगे। वो बार बार कर रहे हैं, हम फिर कार्रवाई करते हैं, वो दोबारा करते हैं। तो ये सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? इसका कोई रास्ता है? या फाइनली कहते हैं ना, फाइनल असॉल्ट जो एक बड़ा फुल स्केल वॉर होता है, वही एक रास्ता दिखता है आपको? या आपको लगता है कि कोई दूसरा रास्ता भी है? हम पानी बंद कर देंगे तो क्या आतंकवादी नहीं आएंगे? हम पानी बंद कर रहे हैं, क्या वो खून बहाना बंद कर देंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की दुर्दशा कैसी थी, उसका इतिहास क्या था, हिंदुओं के साथ कैसा अत्याचार होता था, कैसी अमानुषिक घटनाएं होती थी, इतिहास खून से सना हुआ है। इतिहास आज भी रोता है। कश्मीर में हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार हुआ है वो इतिहास के पन्ने में है। उसे याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप उस समय का कश्मीर, आज आप देखिए कि आज भी कश्मीर में, जब कश्मीर का जो लोग है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो आज अगर राष्ट्र के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर आज वो धर्म के आधार पर अगर वैचारिक विभाजन की बात करेंगे, भारत में रह करके भारत के खिलाफ नारे लगाएंगे, भारत के खिलाफ रहकर भारत के खिलाफ ही दूसरे देशों का झंडा लेकर हाथ में चलेंगे, तो ऐसे लोगों को, और ऐसे हम जो सो कॉल्ड अपने आप में जो बौद्धिक संवर्ग के, बौद्धिक जो माने जाते हैं लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो जब भारत को के साथ खड़े होने की बजाय वो उसमें भारत के राजनीति, भारत की रणनीति और भारत की कूटनीति की आलोचना करेंगे और सवाल पूछेंगे, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल पूछेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप भारत के केवल एक भारत की सरकार की जिम्मेदारी से आप सब कुछ छोड़ देंगे क्या? भारत के प्रत्येक जन की अपनी प्रतिबद्धता राष्ट्र के साथ होनी चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक के भीतर यह राष्ट्र भाव होना चाहिए। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति सचेत नहीं होगा, और उन लोगों से खास करके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने यूट्यूब के माध्यम से समाज को एक करने की बजाय समाज में विभाजन करने की नीति से जुड़े हुए अपने ब्लॉग लिखते हैं, अपने विचारों को प्रसारित करते हैं, जब तक ऐसे लोगों से भारत की जनता, भारत के लोग और खास करके भारत का जो हिंदू है, भारत के हिंदुओं को कम से कम एक होकर के, क्योंकि आप ये देखिए, उन्होंने तो वो किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। आप इस मुगालते में ना रहिए कि वो मुसलमान को ही बख्श देंगे। भारत का जो मुसलमान है वो इस मुगालते में न रहे कि हम भी सुरक्षित है। सुरक्षित तो भारत का मुसलमान भी आतंकियों से नहीं है, आतंकवादियों से तो भारत का मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। तो भारत के साथ खड़े होने का वक्त है ये। और मुझे खुशी है कि कई जगह से ये आवाजें आने लगी हैं कि हम भारत के साथ हैं। बस ये है कि नैतिक प्रतिबद्धता जब तक राष्ट्र के प्रति नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब ये समय आ गया है जब फाइनल हम इस पर कोई बड़ा डिसीजन ले। लेकिन सवाल यही है कि जब हमारे अपने दुश्मनों के साथ मिले होते हैं, उन्हें पनाह दे देते हैं, उनकी बंदूकों में गोलियां भरवा देते हैं और हमला करने के बाद निकलने का रास्ता भी उन्हें दिखा देते हैं, तो फिर हम ये लड़ाई कैसे जीतेंगे? पहले हमें अपने जो साथ छुपे हुए गद्दार हैं उन्हें पहचानना होगा, और मुसलमान भाइयों को भी ये समझना होगा कि आप एक तरफ से प्यार और हुकूक की बात करें और दूसरी तरफ से ऐसे लोगों के साथ अगर समाज के कुछ लोग हैं तो उनको लेकर के क्या स्थिति अब रखनी है, क्योंकि अलगाववादियों या आतंकियों का साथ देने वाले लोगों को लेकर भरोसा कैसे पनपेगा? इस छोटे से बच्चे के वो सवाल भी अभी मेरे कानों में गूंज रहे हैं जो कह रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार को पता तक नहीं चला। वो मासूम सा 7-8 साल का बच्चा जिसने ये सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा, अपने पिता को गोली लगते देखा, अपनी बहन और मां को जान बचाकर भागते देखा, उसके वो सवाल भी बहुत मासूम जरूर हैं लेकिन बहुत ही मौजू हैं। वो जो जानना चाहते हैं कि आखिर ये बार बार सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों होते हैं। हम ये तो कह देते कि ठीक है, अब आपने हमारे 10 मार दिए, हम 20 मार देंगे, पर हमारे 10 अगर मर रहे हैं तो उनकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये 26 मौतें जो हुई हैं, ये सिर्फ 26 परिवारों पर नहीं, देश के विश्वास पर, देश की सुरक्षा पर और देश के भरोसे पर आघात है। इसका जवाब भी किसी ना किसी को देना होगा।